अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी कॉर्नर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं कहानी की तरफ। ये सच्चा वाक़या है। जब भी घर में जिन्नात के मुतल्लिक कोई गुफ्तगू शुरू होती है तो वालिद साहब अपने साथ पेश आने वाला वाक़या ज़रूर सुनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि अब्बू जी की ज़ुबानी जब जब ये वाक़या सुनते हैं तो बड़ा लुत्फ़ आता है और साथ साथ डर भी काफ़ी महसूस करते हैं। आज सोचा वही वाक़या ऐन उन्हीं अल्फाज के साथ जो वालिद मोहतरम सुनाया करते हैं आज आप लोगों से शेयर करूं। तो आएँ देर किए बगैर इस वाक़ये की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये उस ज़माने का वाक़या है जब गांव में वाटर सप्लाई और बिजली गैस जैसी सहूलियात मौसर नहीं होती थी। गैस तो खैर अब भी नहीं है, मगर बाकी सहूलियात अल्लाह के फजल से मौसर हैं। उस ज़माने में गांव में चंद गिने चुने मकान होते थे। अब तो शहर बन गया है। ज़मीन कम पड़ने लगी है मकानों के लिए। अब्बू जी फरमाते थे, हमारे घर से कोई 4 किलोमीटर के फासले पर जंगल था। उस जंगल के ऐन वस्त में एक चश्मा हुआ करता था। हम लोग उस चश्मे से पानी लेकर आते थे। आजकल भी बाज़ गांव में लोग चश्मों से ही पानी भर कर लाया करते हैं, मगर वो चश्मा ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहां जाने के बाद गांव नज़र नहीं आता। जो कि गांव के साथ एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की दूसरी तरफ वो चश्मा था। वैसे तो गांव में मशहूर था कि उस चश्मे के आसपास जिन्नात आबाद हैं। वहाँ बर्तनों के बजने की आवाज़ें और कभी कभी हंसने की और कहके मारने की आवाज़ें सुनते रहते थे। खैर, अब तो लोगों ने उस चश्मे के आसपास करीब में मकान भी बनाए हैं, मगर चश्मा अब भी वहाँ पर मौजूद है और उसी तरह पानी बहता है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रात को अभी भी डर लगता है उस चश्मे के पास से गुजरने में, क्योंकि यही वाक़या पूरी फिल्म की तरह जहन में घूम रही होती है। उस चश्मे की एक अलग सी ही वहशत है। वहाँ से रात को गुजरते हुए अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त मर्द और औरत का टाइम मुकर्रर था चश्मे पर जाने का, यानी जिस वक्त ख़वातीन का वक्त होता उस वक्त कोई मर्द नहीं जा सकता था। अगर कोई गया तो गांव वाले उसे समझाते थे कि देखो, इस वक्त मर्दों का जाना मना है। उसी वजह से दोबारा नज़र नहीं आना, क्योंकि शर्म हया एहतराम जैसी सफ़ात उस वक्त के लोगों की घुट्टी में होती थी। इसी वजह से सब इस बात का ख्याल करते कि ख़वातीन के जाने के वक्त से पहले हम चश्मे पर जाएं और अपनी हाजत पूरी करके वापस आएं। वालिद साहब कहते हैं कि गर्मियों का मौसम था। बाहर छत पर सोया था। रात को आँख खुली तो चाँद की रोशनी देखकर मुझे लगा सुबह फजर का वक्त है। इत्तेफाक से मैंने आसमान की तरफ भी निगाह नहीं की। अगर करता तो मैं चाँद देखकर वक्त का अंदाज़ा ज़रूर करता कि अभी रात है, मगर होने को कौन टाल सकता है। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मुझसे नमाज कज़ा हो जाए, जल्दी जाऊं और वज़ू करके आऊं। बाद में फिर जब मुकम्मल रोशनी हो गई तो ख़वातीन चश्मे पर जाती हैं। उस वक्त जाना मुनासिब नहीं। पहले सोचा चलो अम्मी को कहूँ कि मुझे पानी दो। फिर मैंने कहा छोड़ो, अम्मी नमाज पढ़ रही होंगी, उसे क्यों तकलीफ़ दूँ। खुद जाऊँ चश्मे पर और वज़ू ही तो करना है, करके आ जाऊँगा। जाते हुए फिर टाइम देखने का ख्याल भी नहीं आया और जल्दी से चलता बना। जब चश्मे के पास पहुँचा तो देखा कि बर्तन की और पानी की आवाज़ आ रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई खातून हो और बर्तन में पानी भर रही हो। वालिद कहते हैं, मैं एक तरफ होकर बैठ गया। शायद कोई औरत है जो बर्तन भरने आई है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि आखिर उस औरत का बर्तन कितना बड़ा है कि अब तक भरता नहीं। क्योंकि औरत की पीठ मेरी तरफ थी और मैं कदरे दूर बैठा हुआ था तो मुझे ठीक तरह से नज़र भी नहीं आ रही थी दरख्तों के साए की वजह से। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि ये औरत इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही है। क्यों ना उससे पूछूं कौन है, कहाँ से आई है और जाती क्यों नहीं। मैंने जब आवाज़ दी कि बहन कौन हो और इस वक्त यहाँ क्यों आई है, आगे से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर दूसरी मर्तबा पूछा,
मगर फिर खामोशी। तीसरी मर्तबा मैंने गुस्से में सख्त लहजे में कहा, कौन है बताओ, नहीं तो पत्थर मारूंगा तेरे सर पर। जब मैंने ये जुमला कहा तो उसने यकदम मेरी तरफ देखा और गिरजदार आवाज़ में मेरे नाम लेकर कहा, तू मुझे मारेगा। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो इस कदर खौफनाक चेहरा था कि मैंने ऐसा खौफनाक चेहरा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आंखों से शुआएं और बिखरे हुए बाल जो कि उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। यकदम खड़ी होकर मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाती हुई आगे बढ़ने लगी और बार बार यही कहती आ रही है कि तो हाँ, तू मुझे पत्थर मारेगा, इतनी हिम्मत तेरे में कहाँ से आई। वालिद साहब कहते हैं, जवानी थी और वैसे भी गांव के लोग थे, काम काज करते थे, दौड़ने में कमाल फुर्तीले थे। मैंने ना ताव देखा ना आओ देखा और भागने में आफियत समझी और वहाँ से भाग निकला। मगर एक बात अजीब थी कि वो औरत मेरे पीछे दौड़ लगाती, मगर जितनी भागने की रफ्तार मेरी थी उस कदर उसकी नहीं थी। हाँ, अजीब किस्म की आवाज़ें ज़रूर निकालती थी और मेरे पीछे दौड़ रही थी। काफ़ी दूर जाकर जब मैंने अपनी छठी हिस्स उसकी तरफ मुतवज्जा की तो मुझे उसकी हाँकने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। मैं लगातार भागता रहा। जब घर के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, वही औरत घर की छत पर खड़ी है। हाथ में एक मुर्गी का चूज़ा है और वो चूज़े को कच्चा चबा रही है। उस चूज़े को ऐसे खाती है जैसे कई दिनों से कोई भूखा दरिंदा हो और उसे बड़े अरसे बाद गोश्त मिला हो। मेरी तरफ एक नज़र देखा और वही जुमला दोहराया, अरे तू मुझे मारेगा। वालिद साहब कहते हैं, मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो मेरे पास माँ और वालिद बैठे हुए थे। वालदा कपड़ा गीला करके मेरे सर पर रख रही हैं। मैं यकदम में उठकर बैठ गया। मेरे जहन में वही वाक़या फिर से एक फ़िल्म की तरह बार बार चल रहा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया था, आप इतनी रात को कहाँ गए थे और इतनी बड़ी चीख मारी आपने कि हम घर से दौड़ते हुए बाहर आ गए। वो शुक्र है कि बच्चे के रोने की वजह से हम जाग गए थे। जब हमने देखा तो आप खराटे मारते थे और मुंह से झाग निकल रही थी और आप घर के पास पड़े हुए थे। वालिद साहब कहते हैं, मेरे मुंह से कोई अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। जब मैं उस कहानी को सुनाने का इरादा करता तो मुझे फ़ौरन उस औरत की डरावनी शक्ल याद आती और मेरे होंठ बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर दिन को मुझे गांव के एक आलिम साहब के पास लेकर गए तो उन्होंने दम दुरूद पढ़ा और वज़ाइफ पढ़ी, जिससे मुझे थोड़ा फाका हुआ, मगर 3 दिन तक शदीद बुखार में मुब्तला रहा। उसके बाद एक हफ्ते तक मेरे कमरे के दरवाजे पर रात उसी वक्त एक पत्थर आकर ज़ोर से लगता और वही आवाज़ आती रही, तू मुझे मारेगा। कहते हैं ये आवाज़ उसके बाद घर वालों ने भी सुनी। एक अजीब बात ये थी कि जितने भी पत्थर मारे गए वो पत्थर सब एक जैसे होते थे। फिर एक दिन वालिद साहब ने अपने दोस्तों को जमा किया और कहा, ये मसला है, इसका कोई हल निकालो। सब ने कहा, आज छुप करके हम देखते हैं, आप आराम से कमरे में बैठें, देखते हैं ये पत्थर कहाँ से आता है। रात ठीक उसी वक्त क्या देखते हैं, एक हाथ ऊपर छत की तरफ से आता है और लंबा होता हुआ काफ़ी नीचे आता पत्थर मार देता है। सब दौड़कर छत पर गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आलिम दीन के पास गए और उसने एक तावीज़ बना कर दिया और तावीज़ के बाद फिर पत्थर आना बंद हो गए। मगर वालिद साहब जब अकेले में होते थे तो बहुत तंग करते थे। उसी वजह से वालिद साहब के साथ अक्सर चचा वगैरह रहते थे। कुछ साल पहले हमने वो घर उखाड़ कर नया बनाया। जब घर उखाड़ रहे थे, चौके लकड़ी, पत्थर और छत मिट्टी का था, तो वालिद साहब ने कहा, उस लकड़ी के नीचे मैंने अपने हाथों से वो तावीज़ रखे थे, आप देखें शायद अब भी मौजूद हैं। जब देखा तो वो तावीज़ और वो चमड़ा कदरे पुराना था, मगर गौर करने से मालूम होता था कि तावीज़ हैं अब भी वालिद साहब को कभी कभी तंग करते हैं।
مگر الحمدللہ گھر میں وظائف چلتا رہتا ہے تو نقصان نہیں پہنچایا کسی کو۔ ہاں ایک دفعہ رات کو مجھے ایک عورت نظر آئی تھی، مگر وہ عورت مجھے دوسری ایک عورت کی شکل میں ان کے چھت پر کھڑی نظر آئی۔ صبح جب میں نے گھر والوں کو بتایا کہ ذرا پوچھیں یہ فلاں عورت سے کہ وہ رات کو اتنی دیر کیوں اپنی گھر کی چھت پر کھڑی تھی، تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا اس کا تو آج ہفتہ ہو گیا وہ ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، رات 12 بجے دوست کے پاس سے آ رہا تھا تو ان کے چھت پر دیکھا ہے، مگر گھر والے اب تک میرا یہ وہم سمجھتے ہیں، مگر میں اپنی بات پر آج بھی ڈٹا ہوا ہوں کہ میں نے وہی عورت دیکھی تھی۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔